तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा इज नथिंग, इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरनल मॉडल। मतलब कंप्लीट जो आपके मॉडल को रिप्रेजेंट करें। मतलब जैसा कि मैंने आपको 3 लेवल्स यहाँ पर बताए थे। एक लेवल था आपका एक्सटर्नल लेवल, दैट इज कॉल्ड व्यू लेवल, ओनली यूजर कैन इंटरेक्ट विद दैट। अगर उस पर्टिकुलर लेवल को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास एक स्कीमा था इंटरनल लेवल। ठीक है। Second level, that is a middle level, that is called conceptual level, or we can call that particular logical level. तो उस particular level को describe करने के लिए हमारे पास था conceptual level. And the third level is physical level or storage level or internal level. That particular level can be described by the internal schema. तो तीन पर्टिकुलर लेवल्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास तीन यहाँ पर स्कीमास अवेलेबल थे। So schemas are nothing, they are the complete description of the particular levels. Okay. अब मैंने यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है, इसको नोट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। There is only one conceptual schema. There is only one conceptual schema and one internal schema. यहाँ पर देखिएगा, केवल एक ही कंसेप्चुअल स्कीमा होता है और एक ही इंटरनल स्कीमा होता है, बट देयर विल बी मोर देन वन एक्सटर्नल स्कीमा पर डेटाबेस। मतलब किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस की हम लोग बात करेंगे तो एक डेटाबेस के रेफरेंस में सिंगल कंसेप्चुअल स्कीमा होगा और एक ही आपका इंटरनल स्कीमा होगा, बट देयर कैन बी मोर देन वन एक्सटर्नल स्कीमा। इसको और अच्छे से देखें, यहाँ पे केवल आपका एक जो रहेगा वो कंसेप्चुअल स्कीमा रहेगा और केवल एक आपका इंटरनल स्कीमा रहेगा, बट देयर कैन बी मोर देन वन यूजर इंटरफेसेस। मतलब एक्सटर्नल व्यू जो रहेगा, एक्सटर्नल लेवल जो रहेगा, वो एज पर दी रिक्वायरमेंट एंड एज पर दी नंबर ऑफ यूजर्स इट कैन बी वेरी, द नंबर ऑफ एक्सटर्नल लेवल कैन बी वेरी। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, पर डेटाबेस देयर इज ओनली वन database management system and there is one physical storage of the database, but there can be many view levels as per the number of users which are those are going to interact with the database management system and performing some management operation over the database. तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। नाउ स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज इंटेंशन। कई बार मैंने आरजीबीवी में देखा है कि इस तरह से क्वेश्चन अराइज हो जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटेंशन। सो इंटेंशन इज नथिंग, इट इज ओनली स्कीमा। तो आपको एग्जैक्टली जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इंटेंशन, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल, तो आप लोगों को एग्जैक्टली स्कीमा की ही डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है और स्कीमा ही इलेबोरेट करना है और इसको बताना है कि कितने लेवल्स के कितने स्कीमास होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। और ऑल्सो यू कैन राइट द नोट एज आई डिस्कस्ड हियर। ओके, नाउ the next topic is mapping. Actually this is not a next topic, it is just associated with the previous topic, that is database levels. तो मैंने आप लोगों को तीन डेटाबेस के लेवल यहाँ पर दिखाए हैं। तीन डेटाबेस के लेवल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैपिंग का मतलब क्या है। मैपिंग इज नथिंग, इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट अ रिक्वेस्ट, it is a process to convert a request from external level and the result between the levels is called mapping. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी फ्रॉम द एक्सटर्नल लेवल, जैसे यूजर इंटरफेस है, अगर यूजर कोई रिक्वेस्ट जनरेट करता है तो मैपिंग क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को मैप करेगा और किसके साथ मैप करेगा, रिजल्ट बिटवीन द लेवल्स। मतलब जो भी लेवल्स के बीच में रिजल्ट होगा और जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको ये क्या करेगा, मैप करेगा, है ना। तो ये एग्जैक्टली क्या है, द प्रोसेस टू कन्वर्ट अ रिक्वेस्ट from external level and the result between the levels is called mapping. So mapping is actually defines the correspondence between the three levels. मतलब mapping क्या है यहाँ पे, मैपिंग पर्टिकुलर थ्री लेवल्स के बीच का करस्पॉन्डेंस है।
है ना, कम्युनिकेशन है. So this particular word is called, this particular procedure is called mapping. The word for that is the mapping. Okay, so we have a 3 levels. हमारे पास 3 levels available हैं और तीनों level के बीच का correspondence यहाँ पर दो mapping strategy से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो है एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल मैपिंग. whatever request will be generated by the external level by the user, it will be correspondence, it is correspondence to the conceptual mapping. So it is correspondence to the conceptual level. तो यहाँ पर जो ये मैपिंग है एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल की, so this particular mapping is called external conceptual mapping. Okay, now the second is conceptual internal mapping. How the database management system is interacting with the physical storage of the database that resides in the internal level, as I've told you yesterday. So conceptual and internal mapping will be there for the correspondence of the conceptual and internal mapping. तो इस तरह से इस तरह की दो मैपिंग से आप दो तरह की मैपिंग से आप क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस डिस्क्राइब कर सकते हैं लेवल्स का. तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ईच, फर्स्ट वाला देखते हैं एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग. यहाँ पर देखते हैं तो ईच एक्सटर्नल स्कीमा इज रिलेटेड टू द कंसेप्चुअल स्कीमा बाय एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग. ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कंसेप्चुअल मैपिंग जो है, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग क्या है, इट इज गोइंग टू रिलेट द एक्सटर्नल स्कीमा टू द कंसेप्चुअल स्कीमा, है ना, क्योंकि पर्टिकुलर लेवल्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या है, देयर इज अ मीन, मतलब मीन्स बाय द स्कीमा वी कैन डिस्क्राइब द लेवल. सो this external conceptual mapping exactly the relationship between the external schema and conceptual schema. Okay, this mapping gives the correspondence among the records and the relationship of the external and conceptual view, है ना. तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी रिक्वेस्ट आपके एक्सटर्नल व्यू से आई है उसको रिस्पॉन्ड करेगा. मीनवाइल इट इज इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल स्टोरेज ऑफ द डेटाबेस, है ना. तो एग्जैक्टली इट इज अ करस्पॉन्डेंस अमंग द रिकॉर्ड्स and the relationship of the external and conceptual view. There is a mapping from a particular logical record in the external view to one or more conceptual records in the conceptual view. अब यहाँ पर ये देखिएगा कि सपोज रिक्वेस्ट एक है but database management system is interacting with the multiple tables which is stored into the database. तो एक्सटर्नल व्यू यहाँ पर क्या करेगा, यूजर से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एक से ज्यादा टेबल्स के साथ करस्पॉन्डेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डेटाबेस कई टेबल्स का कलेक्शन है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको. ठीक है, तो एक्सटर्नल व्यू is related to one or more conceptual records in the conceptual view. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें conceptual schema is related to the internal schema by conceptual internal mapping. तो यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम कंसेप्चुअल स्कीमा के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं, और जो इंटरनल लेवल है उसको हम इंटरनल स्कीमा से डिस्क्राइब कर रहे हैं. So there is a correspondence between these two levels. So that correspondence will be described by the conceptual internal mapping. So mapping between the conceptual and internal level specify the method of deriving the conceptual record from the physical database. अब यहाँ पर वही चीज है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इट इज अ ready-made software which is going to interact with the physical storage of the database, and it will accept the request from the user level, and meanwhile it is interacting with the physical storage of the database, and it will respond to multiple user level, to multiple users. तो यहाँ पर वही चीज है कि exactly
कंसेप्चुअल स्कीमा और आपके इंटरनल स्कीमा के रिजल्ट्स को जो भी मैप करेगा वो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग बोला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा आपको। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, इट इज अ डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम प्रीवियस वन। तो ये क्या है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रेंट्स इन द डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस में किस तरह से कंस्ट्रेंट्स यूज होते हैं। तो कंस्ट्रेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था, constraints are nothing, they are the rules and regulations which are going to which are going to be applied on the tables। तो यहाँ पर बात करेंगे कि कितने कंस्ट्रेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला देखिएगा कि कंस्ट्रेंट जो होंगे वो हम उसको इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पर क्या है, डोमेन कंस्ट्रेंट्स है। देन सेकंड इज टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट्स, जिसको हम टपल कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। देन की कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे, देन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, है ना। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है और एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है। और कुछ जनरल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसको मैंने टाइप्स ऑफ की के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह की टाइप्स ऑफ कीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड्स द वे of ensuring the changes made to the database by the authorized user do not result in the loss of data consistency। मतलब इंटीग्रिटी कंस्टेंट ये इंश्योर करता है, ये इस पर्टिकुलर चीज का चेक है कि पर्टिकुलर डेटाबेस में जो भी चेंजेस हुए हैं वो ऑथराइज्ड यूजर के थ्रू हुए हैं, एंड उस पर्टिकुलर चेंजेस के कारण किसी तरह के डेटा का लॉस तो नहीं हुआ है ना। तो डेटा कंसिस्टेंसी का लॉस तो नहीं हुआ है। तो ये सब चीज की एंश्योरिटी कौन करेगा, आपका इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट करेगा। एंड दिस इज अ इनबिल्ट फीचर ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है ना। तो एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो इनबिल्ट फीचर है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एक तरह का चेक है, एक तरह का इंश्योरिंग मैकेनिज्म है विच इज गोइंग टू इंश्योर द डेटाबेस access by the authorized user, okay, and that do not result in the loss of data consistency। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम और अदर कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करेंगे, जैसा कि यहाँ पर डोमेन इंटीग्रिटी क्या होता है, डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डोमेन इज नथिंग, इट इज अ रेंज जो आपके एट्रीब्यूट की पर्टिकुलर वैल्यूज के स्टोर होने वाली जो रेंज है, तो ये पर्टिकुलर डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट उसी पर वर्क करता है ना। तो यहाँ पर डोमेन क्या है ये समझते हैं। डोमेन इज नथिंग, इट रिस्ट्रिक्ट्स the value of the attributes in the relation and it is a constant of the relational model। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या है, डोमेन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का रेंज है। जो भी आपने रेंज डिसाइड किया होगा एट दी क्रिएशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, आपने डोमेन सेट किया होगा किसी एट्रीब्यूट का, तो डोमेन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में स्टोर होने वाली वैल्यूज को रेस्ट्रिक्ट करेगा। if the values which is going to be stored into the database according to the domain of the particular attribute, अगर वो particular attribute beyond the limit of your domain है, मतलब particular domain of जो आपने set किया है उसको अगर violate कर रहा है, so that particular domain restrict that particular value to be stored into the attributes। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डोमेन का फंडा है। इन मोर स्पेसिफिक वे, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, इन मोर स्पेसिफिक वे टू स्टेट व्हाट डेटा वैल्यू आर नॉट अलाउड एंड व्हाट फॉर्मेट इज सुटेबल फॉर एन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, है ना। तो डोमेन एग्जैक्टली यही पर्टिकुलर चीजें, यही पर्टिकुलर वैल्यूज रेस्ट्रिक्ट करता है कि किस तरह की वैल्यू अलाउ है अकॉर्डिंग टू द डिक्लेयर्ड डोमेन फॉर द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एंड विच पर्टिकुलर फॉर्मेट इज सुटेबल फॉर एन एट्रीब्यूट, कि क्या पर्टिकुलर फॉर्मेट सुटेबल रहेगा, है ना, वैल्यू का जो कि पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में स्टोर की जा रही है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी सेट किया है, एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी यूनिक। सभी को पता है कि आईडीज जो होती हैं वो सभी पर्सन की यूनिक होती हैं,
तो यहाँ पर हमने डोमेन सेट कर दिया कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी ऑफ द एम्प्लॉय टेबल इज यूनिक। ठीक है, तो कभी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी नाम के एट्रीब्यूट में आपका जो वैल्यू है वो रिडंडेंट नहीं होगा, इट कैन नॉट बी रिपीटेड। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रिवेंट द डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा, है ना। देन डेट ऑफ बर्थ एक और आपका एट्रीब्यूट है, तो डेट ऑफ बर्थ की जो रेंज है हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट की है, डोमेन इसका सेट किया है, दैट इज जनवरी 1 1984 टू जनवरी 1 2016। तो पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ इसी डेट्स के बीच में, इंक्लूडिंग दिस डेट, मतलब इस पर्टिकुलर डेट को इंक्लूड करके, और जितनी भी पर्टिकुलर डेट्स आ रही है इस पर्टिकुलर डोमेन के रेंज में, वही केवल एक्सेप्टेबल होंगी इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट के लिए। अदर डेट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये पर्टिकुलर रेंज वो फॉलो नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन इंटीग्रिटी आपका वर्क करेगा किसी भी एट्रीब्यूट के लिए जो कि आपने टेबल में सेट किए हैं, टेबल में क्रिएट किए हैं, और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द टेबल हमने सारे एट्रीब्यूट्स को मेंशन किया है और उन एट्रीब्यूट का पर्टिकुलर डोमेन यहाँ पर सेट किया है। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर और दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द डोमेन इंटीग्रिटी। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी। हम लोग पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी में सबसे पहला जो है वो एंटिटी इंटीग्रिटी आता है, एंड द सेकंड वन इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि एंटिटी इंटीग्रिटी एग्जैक्टली क्या है। तो एंटिटी का मतलब आपको पता ही है, एंटिटी इज नथिंग, इट इज अ टेबल, है ना। मतलब जो पर्टिकुलर इंटीग्रिटी आपकी एंटिटी से रिलेटेड होगी वो पर्टिकुलर इंटीग्रिटी एंटिटी इंटीग्रिटी की यहाँ पर बोली जाएगी। सो दिस पर्टिकुलर एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट्स दैट द प्राइमरी कैन नॉट बी नल, ओके, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड। तो एंटिटी इंटीग्रिटी ये इंश्योर करती है कि पर्टिकुलर प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट आपने सेट किया है, मतलब किसी एट्रीब्यूट को आपने अगर प्राइमरी की बना दिया है तो वहां पर आप कभी भी नल स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की एट्रीब्यूट का फंडा ही यही है ना। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर किसी एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की बना दिया तो उसमें कभी भी आप नल प्लेस नहीं कर सकते। नल सभी को पता है, नल का मतलब ये है कि पर्टिकुलर वैल्यू अनअवेलेबल है एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग द वैल्यूज इनटू द डेटाबेस, या पर्टिकुलर वैल्यू जो हम स्टोर करने वाले हैं वो अवेलेबल नहीं है या मिसिंग है ना, या एम्प्टी है। तो पर्टिकुलर इस तरह से प्राइमरी की जो है वो आपका कभी भी नल नहीं होगा, और केवल प्रॉपर स्पेसिफिक वैल्यू उस पर्टिकुलर प्राइमरी की फील्ड में, उस पर्टिकुलर प्राइमरी की एट्रीब्यूट में आपको स्टोर करना होगी। ओके, दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रो इन अ टेबल, है ना। क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम लोगों ने ईएफ कॉर्ड के रूल में हम लोगों ने पढ़ा था, गारंटीड एक्सेस। तो गारंटीड एक्सेस किस बेसिस पे हम लोग करते हैं, किस बेसिस पर टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की का उसके अंदर कंडीशन हम लोग लगाते हैं, प्राइमरी के एट्रीब्यूट के बेस पर हम टेबल से डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा पर्टिकुलर किस कॉलम का डेटा आपको चाहिए, उस कॉलम का नेम आपको मालूम होना चाहिए, और किस पर्टिकुलर टेबल से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं वो टेबल का नाम आपको मालूम होना चाहिए कि क्या स्पेसिफिकली नाम से टेबल क्रिएट हुई है पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर। ओके, सो तो ये चीज है यहाँ पे। इफ देयर वर नल वैल्यूज फॉर द प्राइमरी की, it would mean that we couldn't identify those particular row। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर प्राइमरी की जो आपका एट्रीब्यूट है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉपर स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी, नल वैल्यू होगी, तो वो पर्टिकुलर रो को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जिसके ऊपर हमें वर्कआउट करना है, या जो पर्टिकुलर रोज हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, दैट पर्टिकुलर रो कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, है ना। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बताया है कि ऑन द अदर हैंड देयर कैन बी नल वैल्यूज अदर देन प्राइमरी की फील्ड। हाँ, हालांकि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को प्राइमरी की हमने नहीं बनाया, प्राइमरी की फील्ड नहीं बनाया है, प्राइमरी की का कंस्टेंट हमने उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर अप्लाई नहीं किया है, उन एट्रीब्यूट्स के लिए हम लोग
नल का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये स्क्वाड यहाँ पर बोलते हैं, उनके रूल नंबर, जो भी रूल नंबर है, रूल का नाम है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल. सो ट्रीटमेंट ऑफ नल कैन बी अप्लाइड फॉर अदर देन प्राइमरी की फील्ड. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल सेट किया हुआ है. एक आपकी टेबल है कार, और कार टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल एंड रेट. तो यहाँ पर आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर ABC_114 में मैंने रेट को यहाँ पर नल रखा हुआ है ना, यहाँ पर नल वैल्यू है, नल का मतलब एम्प्टी है. तो पर्टिकुलर इस रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल नंबर 1 के लिए हमारे पास कोई भी रेट अवेलेबल नहीं था स्टोर करने के लिए, तो हमने इसको क्या कर दिया है, हमने इसको नल कंसीडर कर लिया है. एंड जब भी स्पेसिफिक वैल्यू, जब भी हमें पर्टिकुलर इस मॉडल नंबर का, इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर का रेट मालूम चलेगा, तो हम इस पर्टिकुलर नल को रिप्लेस कर देंगे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू से जो हमें मिलेगी. तो इस तरह से आप लोग एंटिटी इंटीग्रिटी सेट कर सकते हैं. सो एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब यही है कि प्राइमरी की फील्ड में पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, है ना, यूनिक वैल्यू आएगी, नल नहीं हम प्लेस कर सकते हैं, और जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी और स्पेसिफिक आएगी, प्रॉपर वैल्यू आपको प्लेस करना होगी. हाँ, अदर देन प्राइमरी की फील्ड में हम लोग नल का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और उसको एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग द डेटा हम उसको नल कंसीडर कर सकते हैं. But in the future, when we'll get the specific value, so that particular null value will be replaced by the specific value. Okay. नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. अब यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या एग्जैक्टली मीन है? मैंने आपको टाइप्स ऑफ की में एक की पढ़ाई थी, फॉरेन की. तो फॉरेन की का एग्जैक्टली क्या मीनिंग था? फॉरेन की का एग्जैक्टली मीनिंग था कि पर्टिकुलर 2 टेबल्स हमारे पास है. एक आपकी टेबल है जो कि एग्जिस्टिंग टेबल है, और उसी के बेसिस पे एक नई टेबल हम लोगों ने क्रिएट की है. जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं यहाँ पे कि सपोज आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस है, जिसमें एक टेबल है जिसका नाम है बुक डिटेल्स, और एक टेबल है बुक इश्यूड. ठीक है, तो बुक डिटेल वाली टेबल्स में बुक की सारी डिटेल्स हैं, लाइक बुक आईडी, बुक नेम, बुक ऑथर, है ना, बुक पब्लिकेशन एंड द बुक कॉस्ट. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. और इश्यूड, बुक इश्यूड टेबल में केवल उन बुक्स की एंट्री है जो कि किसी स्टूडेंट या किसी पर्सन ने इश्यूड कराई है. तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी एग्जैक्टली उन बुक का आईडी होगा जो बुक पर्टिकुलर पर्सन या स्टूडेंट ने इश्यू कराई है, उस बुक का नेम होगा, उस बुक की इश्यूड डेट का डिटेल होगा, और उस पर्टिकुलर बुक के रिटर्न डेट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों टेबल्स के अंदर एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कॉमन है, दैट इज कॉल्ड बुक आईडी. बुक आईडी आपका बुक डिटेल टेबल में भी है, और बुक आईडी आपका बुक इश्यू टेबल में भी मेंशन है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम बुक डिटेल टेबल के बुक आईडी की बात करें तो ये प्राइमरी की होगा, बट द सेम एट्रीब्यूट इन डिफरेंट टेबल, जो कि मैं बात कर रहा हूँ बुक इश्यूड टेबल की, तो बुक इश्यूड टेबल में बुक आईडी क्या होगा, फॉरेन की होगा. तो यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इसी पर्टिकुलर आपके प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है. तो इसको भी अपन समझ लेते हैं. 5 मिनट बचे हैं. तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सही है इसका, और 5 मिनट में अपन कुछ और चीज डिस्कस कर लेते हैं. इसको मैं नेक्स्ट टर्म पे कंसीडर करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को, और इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको और अच्छे से दे पाऊँ. ठीक है, क्योंकि 4 मिनट या 5 मिनट में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको पूरा कवर कर पाऊँ. सो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को, अपन नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.